क्या है, तो हमने इसमें साइंस के बारे में पढ़ा था, साइंस में किस तरह से अध्ययन करते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और भौतिकी के बारे में पढ़ा था। भौतिकी के दो प्रमुख विचार होते हैं, एकीकरण और न्यूनीकरण, उनका हमने यहाँ पे स्टडी की। दूसरा हमने पढ़ा था कि भौतिकी के प्रयोजन तथा उत्तेजना, सेकंड टॉपिक। इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि इसके प्रयोजन क्या है। तो इस हमने इसके दो प्रभाव क्षेत्र पढ़े थे। पहला प्रभाव क्षेत्र है स्थूल, जिसमें हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं जो हमें आंखों से दिखाई देती है बिना किसी उपकरण की सहायता से, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से, जैसे कार की गति, पंखे की गति, ध्वनि तरंगे, ये सब, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन। अच्छा, और इसके बाद हमने देखी थी कि फिजिक्स में क्या चीज हमें उत्तेजित करती है, क्या एक्साइट करती है। तो हमने बोला था कि फिजिक्स में छोटी से छोटी दूरी से लेके बड़ी से बड़ी दूरी तक का हम अध्ययन कर सकते हैं। कितनी छोटी दूरी? तो हमने बोला 10⁻⁻14 मीटर से लेके और 10⁻26 मीटर तक, 10⁻⁻14 मीटर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, छोटे कण उन पे भी अध्ययन कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत बड़ी दूरी 10⁻26 मीटर, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड का आकार है, वहां तक अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से समय, छोटे से समय से लेके बड़े समय तक अध्ययन कर सकते हैं। द्रव्यमान में भी ऐसा कर सकते हैं। फिर हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस तरह से भौतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज एक दूसरे से रिलेटेड है। भौतिक विज्ञान में हम नई नई खोज, नए नए सिद्धांत पढ़ते हैं और उस सिद्धांतों पर आधारित कुछ टेक्नोलॉजी बनाते हैं। टेक्नोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं प्रौद्योगिकी। और टेक्नोलॉजी हमारे समाज में वो महत्वपूर्ण योगदान देती है, हमारी दैनिक जीवन को आसान बनाती है। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रकृति के मूल बल। तो प्रकृति में कौन कौन से बल हैं, या प्रकृति में हमें बल कहाँ देखने को मिलता है? तो हमने बोला हर समय हर वस्तु के ऊपर एक बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी की सतह पर कोई भी वस्तु है या ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है, उस पर एक बल लग रहा है, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और बल किस तरह से लगाया जाता है? और बल संपर्क से लगाया जाता है। अगर हमें किसी साइकिल को धक्का मारना है तो हम उसको संपर्क करते हैं और उसको धक्का मारते हैं, तो हम उस पर क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो बल दो प्रमुख तरीकों से लगाया जा सकता है, एक तो संपर्क से और एक बिना संपर्क से। संपर्क का बल तो हम सभी जानते हैं, अगर हमें पानी का ग्लास उठाना है तो हम उसको टच करना पड़ेगा। हम कोई जादूगर तो है, कैसा जादू करके ग्लास अपने आप ऊपर आ जाएगा? तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको टच करना पड़ता है और अपने हाथ से बल लगा के हम उसको मुंह तक लेके आते हैं। ये बल लगाने का एक तरीका हो गया, संपर्क बल। बिना संपर्क के कैसे बल लगते हैं? तो हमने बोला बिना संपर्क के ही बल लगते हैं प्रकृति में, लेकिन वो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये बल लगाते हैं। जैसे अगर ये वस्तु है और हमने इसको छोड़ा तो ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होगी और पृथ्वी की सतह पर जाके गिरेगी। क्या कारण है? कारण ये है कि इस पे गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है। कौन लगा रहा है? पृथ्वी। तो क्या पृथ्वी ने आके इसको संपर्क किया? नहीं। तो ये कौन सा बल है जो बिना संपर्क के लगता है? तो बल लगाने के दो तरीके, संपर्क से हम पहचान जाएंगे संपर्क से लगाएगा, बिना संपर्क के कैसे बल लगेगा? तो हमने बोला बिना संपर्क के आप तीन अलग अलग क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इन क्षेत्रों में अगर कोई वस्तु है तो उस पर बल लगता है। अब गुरुत्वाकर्षण का बल हम दैनिक जीवन में देखते रहते हैं अलग अलग जगह। उसके अलावा भी बहुत सारे बल हैं, जैसे तरल में बल लगता है, शांता का बल और उत्प्लावक बल। जैसे हम देखते हैं कि एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को दबाते हैं तो उस स्प्रिंग में भी एक बल बन जाता है। आपने देखा है छोटे बच्चों को खिलौने वाली जो गन होती है, उसमें हम ऐसी बड़ी सी बुलेट होती है, उसको ऐसा दबाते हैं और वो एक जगह जाकर लॉक हो जाती है। फिर ट्रिगर को दबाते हैं तो वो
और हम देखते हैं कि कोई द्रव है, उस द्रव की सतह पर भी एक बल लगता है। ये भी आपने देखा होगा। आपने देखा है कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनको अगर आप गर्म करके थोड़ी देर रख दें तो उनकी जो सतह है वो सिकुड़ जाती है। एक बल लगा, बिना बल के कोई भी चीज हिल भी नहीं सकती। बिना बल के, बिना नेट बल के दो अलग अलग चीजें हैं। कौन कौन सी दो अलग अलग चीजें? हालांकि हम इन चीजों को और डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 गति के नियम, उसमें पढ़ेंगे बल के बारे में। लेकिन फिलहाल हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिना बल के, बिना नेट बल के कोई भी वस्तु 1 इंच भी नहीं हिल सकती। तो अगर द्रव की सतह ऐसे सिकुड़ी है और बीच में इकट्ठी, आपने देखा है ना ऐसा, आपने कहा देखा है कि दूध को गर्म करके रखते हैं तो उसकी सतह पे मलाई आ जाती है। मलाई का मतलब क्या? सतह अपने आप को सिकुड़ के बीच में इकट्ठा कर दिया। तो द्रव की सतह पे भी एक बल लगता है, उसको हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव का बल। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तरल एक चैप्टर है उसमें। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि बल और कुल बल या नेट बल में क्या फर्क है। तो हमने बोला कि ये एक वस्तु है और ये हमारे हाथ में रखी है, ये अभी स्थिर अवस्था में है। क्या इस पर बल लग रहा है? हमने बोला इसमें बल लग रहा है। कैसे? गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है। हर वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल हर समय लगता रहता है। तो फिर ये चलती क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने हाथ से भी बल लगाया हुआ। हमने अपने हाथ से हमारी मांसपेशियों के द्वारा भी बल लगाया हुआ है। मान लो गुरुत्वाकर्षण इस पे बल लगाता है 2 न्यूटन, तो हमने हाथ से कितना बल लगाया हुआ है? 2 न्यूटन। तो नेट बल कितना हुआ? 0। 2 न्यूटन इधर और हमारे हाथ से इधर ऊपर की तरफ। तो नेट बल कितना? हमारे हाथ का बल हटा दो तो वस्तु कहां चली जाएगी? नीचे, है ना। तो अभी ये स्थिर अवस्था में क्यों है? कि इसमें नेट बल 0 है। तो आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि इस वस्तु पे बल 0 है। इस वस्तु पे बल 0 नहीं है, 2 बल लग रहे हैं, पर उस वस्तु पे क्या 0 है? नेट बल। नेट का मतलब कुल बल। तो एक बल लग रहा है नीचे की तरफ 2 न्यूटन और एक लग रहा है ऊपर की तरफ 2 न्यूटन। तो कुल बल, नेट बल कितना हो गया? 0। तो नेट बल और बल में फर्क है। तो कोई भी वस्तु विरामावस्था में होगी, इसका मतलब ये कंपल्सरी है कि उसमें नेट बल 0 है। और कोई वस्तु 1 इंच भी हिलेगी तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ नेट बल लग रहा होगा, कुल बल लग रहा होगा, तभी उसने गति करना प्रारंभ किया है। चलिए, तो और भी हम बहुत सारे बल देखते हैं। जैसे शांतता का बल है, तरल में लगता है। अणु और परमाणु के बीच में भी बहुत सारे बल लगते हैं। तो हमें प्रकृति में बहुत सारे अलग अलग बल दिखाई देते हैं। ऐसा रस्सी में भी होता है। एक रस्सी में भी बल लगता है। आप एक रस्सी पर लटक जाइए और रस्सी थोड़ी सी खींच जाएगी, जो उसकी वास्तविक लंबाई है उसमें थोड़ी वृद्धि हो जाएगी और रस्सी थोड़ी खींच जाएगी। और जैसे आप उस रस्सी को छोड़ेंगे वापस ऊपर जाती है। जैसे जब हम झूले के ऊपर बैठते हैं तो झूला पहले थोड़ा सा नीचे आता है और जब हम झूले से हट जाते हैं तो झूला वापस ऊपर क्यों गया? क्योंकि स्प्रिंग की तरह रस्सी में भी एक बल उत्पन्न हो गया जो उसको वास्तविक अवस्था में ले जाना चाहता है। जैसे ही आप अपना बल हटाते हो, आप उसके ऊपर से हटते हो तो रस्सी वापस ऊपर जाएगी। तो बहुत सारे बल हैं प्रकृति में और हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन वास्तविकता में प्रकृति में 4 मूल बल हैं। कितने बल हैं? 4। और जितने भी बल हैं पूरी साइंस के, वो सब उन 4 बल के अंदर ही आते हैं। तो इस टॉपिक में हम उन 4 बलों का अध्ययन करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से बल हैं। तो प्रकृति में मूल रूप से कितने बल हैं? 4। नंबर 1 कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। और नंबर 2 कौन सा है? विद्युत चुंबकीय बल। नंबर 3 प्रबल नाभिकीय बल। और नंबर 4 दुर्बल नाभिकीय बल। नंबर 4 दुर्बल नाभिकीय बल। ये 4 बल हैं। एक एक करके
हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, इनकी जरूरत बात। देखिए ये दोनों जो बल हैं, जैसे कि इनके नाम से पता लग रहा है नाभिकीय बल, मतलब नाभिक के अंदर पाए। जब हम बात करेंगे किसी अणु के नाभिक की और नाभिक के अंदर जो बल लग रहे हैं उनकी, तो प्रबल और दुर्बल नाभिकीय बल होंगे। तो इनका दायरा तो सिमट गया। क्या सिमट गया? नाभिक के अंदर जब बात होगी, अणु नहीं, परमाणु भी नहीं, नाभिक, तो ये बल वहां पे आएंगे। तो इनका हमें पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? अगर नाभिक की बात कर रहे हैं तो वहां बल लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल को भी हम पहचानते हैं। हमें पता है कि कोई भी वस्तु को जब हम छोड़ते हैं तो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल को भी हम पहचानते हैं। नाभिकीय बल को भी हम पता लगा लेंगे, नाभिक के अंदर की बात हो रही। उसके अलावा दुनिया के जितने भी बल हैं वो सब कौन से हैं? वैद्युत चुंबकीय बल। तो सबसे बड़ा रेंज इसका है, हमने बोला सबसे बड़ा रेंज है वैद्युत चुंबकीय बल का। तो इनके अलावा जो भी बल है, जैसे घर्षण का बल, हम ऐसा चलते हैं और हम एक साथ तक चलते हैं, हमारी चप्पल घिस जाती है। क्या कारण है? घर्षण के कारण। हमारी जो चप्पल या जूते हैं वो लगातार पृथ्वी की सतह से घर्षण करते रहते हैं, तो घर्षण के कारण घिस जाते हैं। कोई भी मशीन है उसके पार्ट्स घिस जाते हैं। टायर, कार के या बाइक के टायर घिस जाते हैं घर्षण के कारण। क्या घर्षण गुरुत्वाकर्षण बल है? नहीं। क्यों? क्योंकि घर्षण कब लगता है? जब एक कार ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है आधी की तरफ, ये तो गुरुत्वाकर्षण बल तो नहीं है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे खींचता है चीजों, ये नीचे तो नहीं जाए। अच्छा, नाभिक के अंदर की भी बात नहीं कर रहे, नाभिक के अंदर की भी बात नहीं कर रहे। अब ये वाली बात भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, तो कौन सा बल बच गया? वैद्युत चुंबकीय बल। अब हमने बोला कि हम पेंट करते हैं दीवार पे और जो पेंट है वो दीवार से चिपक जाता है। कौन से बल के कारण? वैद्युत चुंबकीय बल के कारण। अभी हमने बोला शांता का बल लगता है तारों में, क्या वो गुरुत्वाकर्षण का बल है? नहीं। ये दोनों बल भी नहीं है, तो वो कौन सा बल है? वैद्युत चुंबकीय बल। स्प्रिंग में जो बल लगता है वो भी कौन सा है? वैद्युत चुंबकीय बल। तो इन गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा, नाभिकीय बल के अलावा जितने भी बल हैं दुनिया के, वो सब किस क्षेत्र में आते हैं? वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अब एक एक करके हम बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं। सबसे पहले ये गुरुत्वाकर्षण बल क्यों बनता है, पहले इसके बनने की बात करते हैं। तो इसके बनने का कारण है द्रव्यमान के कारण। यह है बल दो द्रव्यमानों के मध्य लगता है, दो द्रव्यमानों के मध्य लगता है। चलिए देख लेते हैं। तो ये बल का सूत्र है F बराबर, इससे पहले हम लोग ये सोचते हैं दो द्रव्यमान कौन से हैं। मतलब दो द्रव्यमान है, एक है M1 और एक है M2। ये द्रव्यमान है M1 और ये वाला है M2। इनके मध्य की दूरी कितनी है? R। तो इन दोनों द्रव्यमानों के मध्य एक बल कार्य करेगा और ये बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल। इसको F से प्रदर्शित करते हैं। G एक नियतांक है, M1 M2 दो द्रव्यमान है जिनके बीच में बल कार्य कर रहा है, अपॉन R²। R इन दोनों द्रव्यमानों के मध्य की दूरी है। ये गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, हमारी प्रकृति ने एक बहुत अच्छी चीज बनाई हुई है। क्या है वो? कि जो बल, अच्छा गुरुत्वाकर्षण का बल कौन करता है? आपका आंसर होगा पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी नहीं करती। कौन करता है? द्रव्यमान। क्योंकि पृथ्वी के पास बहुत बड़ा द्रव्यमान है, इसलिए पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कर सकती है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का जो कारण है उत्पन्न होने का, वो पृथ्वी नहीं, द्रव्यमान। तो अगर कोई ग्रह है जिसके पास पृथ्वी से बहुत ज्यादा द्रव्यमान है, तो पृथ्वी से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कर सकता है। और कोई ग्रह है चंद्रमा जैसे, मान लो वो पृथ्वी से अगर उसका द्रव्यमान कम है तो हम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। तो बेसिक कारण क्या है? तो पृथ्वी के अलावा और भी ग्रह हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल बनाते हैं। तो बेसिक है द्रव्यमान। अच्छा,
बल है केवल कौन सा होता है? आकर्षण। इसमें प्रतिकर्षण का बल नहीं है। यह बल केवल आकर्षण का होता है, वस्तु को पृथ्वी की तरफ आकर्षित करता है। नंबर 3 यह है केंद्रीय बल है। ये लाइन यह केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल क्या होता है? तो हमने बोला दो वस्तुओं के बीच में बल कार्य कर रहा है और दो वस्तुएं कौन सी हैं? m1 और m2। तो आपको जो इनके बीच की दूरी लेनी है वो है केंद्र से केंद्र तक की लेनी है। एक वस्तु के केंद्र से दूसरे वस्तु के केंद्र तक की दूरी लेनी होगी। ठीक है। अब मान लो कि ये पृथ्वी है ये, और ये पृथ्वी की त्रिज्या है। कितनी होती है पृथ्वी की त्रिज्या? कितनी होती है अभी बताएंगे आपको। मान लो इसको r e से व्यक्त किया तो ये होता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर इतनी। अब मान लो एक छोटी सी वस्तु है जैसे चौक का टुकड़ा। अब पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पे है? h मीटर। तो आपको पता करना है ये कौन है? ये m1 और ये कौन है? m2। पूरी पृथ्वी। इन दोनों के मध्य एक बल कार्य करेगा। इनके बीच की दूरी कितनी है बताइए? इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी क्या h है? नहीं। तो अभी हमने क्या बोला? ये कौन से बल है? केंद्रीय बल। इसका मतलब क्या है? केंद्र से केंद्र तक की दूरी लेनी है तो आपको यहां से यहां तक की दूरी लेनी है। पृथ्वी के केंद्र से और इस चौक के केंद्र तक की दूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो जब ये फॉर्मूले में आप मान रखोगे तो कितना रखोगे? आप रखोगे स्मॉल r का मान क्या रखोगे? h प्लस re पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है। तो आपको केंद्रीय बल का क्या मतलब है? समझ में आता है कि जब भी दो वस्तुओं के मध्य बल लग रहा है तो उनके बीच की दूरी आप एक वस्तु के केंद्र से दूसरी वस्तु के केंद्र तक लेंगे। और हमने बोला ये जो बल है ये सार्वभौमिक बल है। सार्वभौमिक बल। ये बल कैसा है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब हर जगह पाया जाता है। सार्वभौमिक बल का क्या मतलब है? पूरे ब्रह्मांड में पाया जाएगा। तो क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पूरे ब्रह्मांड में लगता है? यस। तो क्या हम पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं तो हमारे ऊपर बाकी के जो जितने भी ग्रह हैं सबका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है? यस, सबका लग रहा है। तो फिर हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर क्यों टिके हुए हैं? हम अंतरिक्ष में क्यों नहीं चले जाते? तो हमने बोला कि बाकी के ग्रह से हमारी जो दूरी है करोड़ों किलोमीटर है। हमारी दूरी मंगल से, बुध से, चंद्रमा से बहुत ज्यादा है। तो गुरुत्वाकर्षण का बल कैसा होगा? बहुत कम। विक्रमानुपाती आदि। तो दूरी अगर ज्यादा है तो बल कैसा लगेगा? बहुत कम। और पृथ्वी की तो हम सतह पे ही खड़े हैं। पृथ्वी से दूरी कैसी है? बहुत कम है। सतह पे खड़े हैं, किलोमीटर नहीं है, और वो करोड़ों किलोमीटर पे है तारों की दूरी। तो यहाँ पृथ्वी की सतह से अगर पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं तो भी जो बल की दूरी है वो कितनी होगी? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो ये जो दूरी है ये कम है। अगर ये कम है तो ये गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हम पे क्या करता है? ज्यादा। और बाकी ग्रहों का भी लगता है लेकिन कम। तो नेट गुरुत्वाकर्षण बल हमें किधर मिलेगा? पृथ्वी की तरफ। मान लो बाकी सब और बहुत सारे ग्रह हैं हमारे ऊपर लगा रहे हैं, सबका मिलाकर 100 न्यूटन हुआ और पृथ्वी अकेले कितने लगा रही है? 5000 न्यूटन। तो 5000 न्यूटन में 100 न्यूटन हटा दो ऊपर की तरफ जो लगता है तो 400 न्यूटन तो है जिससे पृथ्वी की सतह पर टिके हुए हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बाकी के ग्रह का गुरुत्वाकर्षण हमारे ऊपर नहीं लग रहा है। उसका प्रभाव बहुत कम है क्योंकि दूरी बहुत अधिक है। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये दूरी के विक्रमानुपाती होता है। तो यहां से बात समझ में आ गई कि सार्वभौमिक का क्या मतलब है? हर जगह पाया जाता है। अगर अभी हम बात क्या कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं कि जो बल है पृथ्वी के कारण नहीं है, इसके कारण द्रव्यमान होता है। तो हमने बोला ये रहा द्रव्यमान, ये रहा, और ये रहा दूसरा द्रव्यमान।
ये M1 ये M2 क्या इनके बीच में बल लग रहा है? इनके बीच की दूरी है r, तो हमने बोला बल लग रहा है। कोई भी दो द्रव्यमान है उनके बीच में बल लगेगा। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी पे ऐसी कोई चीज तो है ही नहीं जिसके पास द्रव्यमान ना हो। इलेक्ट्रॉन के पास भी द्रव्यमान होता है 9.1 into 10⁻³ kg। तो और बाकी सब चीजें तो इलेक्ट्रॉन से बनी। तो हमने बोला कि ये दोनों एक दूसरे पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाती हैं या नहीं? तो हमने बोला लगाती है। ये पृथ्वी का गुण नहीं है, ये द्रव्यमान का गुण है। लेकिन इनके पास द्रव्यमान इतना कम है कि वो बल, उस बल से ये वाली वस्तु इसको खींच नहीं सकती। बल तो है पर कितना है? बहुत कम। जैसे आप बल लगाते हैं और आप बल लगाते हैं किसी ट्रक पे। अब आप बल तो लगा रहे हैं लेकिन क्या ट्रक चल रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप बहुत कम बल लगा रहे हैं। उसको चलाने के लिए जो आवश्यक बल है वो ज्यादा है और आप कम लगा रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। ठीक है। तो उसी तरह से ये दोनों भी आपस में दूसरे पे बल लगाते हैं परंतु आकर्षित नहीं कर सकते। तो ये हमारे कुछ पैरामीटर्स जिनका हमने ये देखा कि किस तरह से इसको हम, तो ये बल दो द्रव्यमानों के बीच में होता है। और एक और चीज यहाँ पर लिख लेते हैं, माध्यम पे निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो दोनों द्रव्यमानों के बीच में मान लो हवा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को नहीं लगेगा। मान लो 100 लीटर लग रहा है तो 100 लगेगा। मान लो दोनों के बीच में पानी है, दोनों के बीच में कोई और माध्यम है तो भी बल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हमने बोला सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करता है? हमने बोला यस। वही कारण है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो अगर कार्य करता है तो बीच में तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां वायुमंडल ही नहीं। पृथ्वी के चारों तरफ तो वायुमंडल है लेकिन कुछ किलोमीटर तक ही है। तो बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिनके आसपास वायुमंडल नहीं है, अंतरिक्ष में वायुमंडल उपस्थित नहीं। तो क्या फिर भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है? हमने बोला यस। नहीं, माध्यम हो तो ठीक है, माध्यम ना हो, निर्वात हो तो भी काम करेगा। ठीक। अब हम आ जाते हैं विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल में ये किसके कारण लगता है? आवेशों के मध्य कार्य करता है। देखिए आवेश स्थिर अवस्था में भी हो सकते हैं और गतिशील अवस्था में भी हो सकते हैं। जब दो आवेश स्थिर अवस्था में हैं, ये Q1 ये Q2, तो इनके मध्य एक बल कार्य करता है और ये बल स्थिर आवेशों के मध्य एक साइंटिस्ट थे कूलॉम। उन कूलॉम ने इनके मध्य, जैसे न्यूटन ने सूत्र दिया था F=G(m1m2)/r², वैसे ही कूलॉम ने एक सूत्र दिया और जो इससे मैच करता है। कैसे मैच करता है? मान लो दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है से r दूरी पर Q2 और इनके बीच की दूरी है r। तो ये जो बल लगता है वैद्युत बल, इसको वैद्युत बल लिखो K Q1 Q2/r²। क्लास 12 में आप ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे आवेशों के बारे में, लेकिन ये बल लगता है K Q1 Q2/r²। तो हमने बोला वही वैसे ही फॉर्मूला है, वहां G नियतांक है, यहाँ पे K नियतांक, वहां M1 द्रव्यमान है, यहाँ Q1 Q2 आवेश। तो कूलॉम ने एक बल दिया और इस बल को बोलते हैं वैद्युत बल। ये तो बात होगी स्थिर आवेश की, लेकिन अगर आवेश गति करे, एक आवेश गति कर रहा है Q1, दूसरा आवेश इसके समांतर या किधर भी गति कर रहा है Q2, तो दो आवेश जो गतिशील हों तो वो चुंबकीय बल लगाते हैं एक दूसरे। कैसे बल लगाते हैं? चुंबकीय बल और विद्युत बल तो लगाते ही हैं। इन दोनों को मिला के एक साइंटिस्ट थे लॉरेंज ने दोनों को मिला के एक कोई भी गतिशील आवेश है उस पे कितना बल लगता है कुल, तो ये वाला बल तो लगता ही क्योंकि आवेश होगा तो लगेगा चाहे स्थिर है या गतिशील। दूसरा एक चुंबकीय बल भी लगता है। तो उन्होंने इसके बारे में बताया, क्लास 12 में इसका स्टडी
अच्छा, ये जो बल है विद्युत चुंबकीय बल, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है। दो समान आवेश, दो समान प्रकृति के आवेश, धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक, दो आवेश हैं, दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के प्रतिकर्षण का बल बताते हैं। जबकि असमान आवेश, असमान प्रकृति के आवेश, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, या ये वाला ऋणात्मक और ये वाला धनात्मक, कैसा बल लगाते हैं? आकर्षण। तो जबकि यहाँ क्या था, केवल आकर्षण का बल लगता था, तो यहाँ लिख लेते हैं ये है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का ये भी केंद्रीय बल है। इसमें भी अगर आपको ऐसा बोलना है कि हमारे पास एक गोला है, ऐसी बॉल है, बॉल किसकी है? धातु की। एक ऐसी बॉल है, धातु की बॉल है, हमने इसको आवेश दिया, हमने इसको मान लो 2 कूलम आवेश दी, और दूसरी एक और बॉल है वो ये, और इसको हमने कितना आवेश दे दिया? 3 कूलम। ठीक है, अब हमें ये सूत्र लगाना, अगर ये सूत्र लगाना है तो r का मान कहां से कहां लेना पड़ेगा? केंद्र से केंद्र तक। ऐसा नहीं कि ये सदस्य सदस्य, ये वाला चीज लोगे आप, ये वाली तो ये गलत, और ये वाली चीज सही, ठीक है ना? तो हमेशा जब भी दूरी लेंगे, अगर कोई बल केंद्रीय बल है तो उसकी दूरी एक वस्तु के केंद्र से दूसरी वस्तु के केंद्र तक ली जाती है। तो यह भी कौन सा बल है? केंद्रीय बल। और ये माध्यम पर निर्भर करता है, दो वस्तुओं के बीच अलग अलग माध्यम है तो उन पर निर्भर करता है। अच्छा, एक चीज को हमने पढ़ा, उसको लिखा नहीं है, हमने बात कर ली है कि स्थिर आवेश विद्युत बल बनाता है, स्थिर आवेश कैसा बल बनाता है? विद्युत। और चलता हुआ आवेश, गति करता हुआ आवेश कैसा बल बनाता है? चुंबकीय। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि जब ऑरस्टेड ने एक प्रयोग किया था, और जब किसी तार में से धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई हिलती है। अब तार में से धारा प्रवाहित होने का क्या मतलब? उसके अंदर से आवेश गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चलना या आवेश का चलना ही तो विद्युत धारा है। तो अगर किसी तार के अंदर से इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एक बल बनाता है, वो एक बल लगाता है जो किसको हिला सकता है? चुंबक। चुंबकीय सुई किसकी बनी हुई है? चुंबक। चुंबक को हिला सकता है। अच्छा, एक हम बात करते हैं, हमारी प्रकृति में एक अलग सा गुण है कि जिस कारण से बल बनता है वो उसी पे लगता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल बनता है द्रव्यमान के कारण, वो किसके लगता है? द्रव्यमान। ठीक है, जैसे ये चौक है, अब इसका हमने 1 कूलम आवेश दिया, लेकिन इसका द्रव्यमान है मान लो 10 ग्राम, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल इस पे लगेगा 10 ग्राम। अब इसका द्रव्यमान तो 10 ग्राम पहले दिया और हमने इस पे आवेश कर दिया 10 कूलम, और गुरुत्वाकर्षण बल नोट किया, उतना ही रहेगा 10। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इसमें कितना आवेश है उस पर निर्भर ही नहीं करता, किस पे निर्भर करता है? इसका द्रव्यमान करता है। तो जब तक आप इसका द्रव्यमान नहीं बदलोगे, गुरुत्वाकर्षण का बल उतना ही रहेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न क्यों होता है? द्रव्यमान के कारण। तो लगता भी किस पे है? द्रव्यमान। वैसे ही विद्युत चुंबकीय बल किसके कारण उत्पन्न होता है? आवेश के कारण। तो लगेगा भी किस पे? आवेश पे। अब इसका द्रव्यमान अगर आप 10 ग्राम की जगह 5 किलो कर दोगे तो भी विद्युत चुंबकीय बल नहीं बदलेगा। हो सकता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान बदल जाए पर विद्युत चुंबकीय बल उतना ही रहेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एक चलता हुआ आवेश एक चुंबकीय सुई को हिला सकता है, तो चुंबकीय सुई तो हम जानते हैं सिर्फ चुंबकीय बल से हिल सकती है। अभी हमने बात की क्या? द्रव्यमान को कौन हिला सकता है? दूसरा द्रव्यमान। एक आवेश को कौन हिला सकता है? दूसरा आवेश। तो एक चुंबक को कौन हिला सकता है? दूसरा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल तो हमारी समझ में आया कि जब ये आवेश स्थिर है तब तो सुई नहीं हिलती, लेकिन जब आवेश गति करता है या धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई हिलती है। इसका मतलब चुंबकीय सुई हिलती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चुंबकीय बल है, क्योंकि चुंबकीय सुई को बाकी बल नहीं हिला सकता।
एक गति करता हुआ आवेश या विद्युत धारा के कारण कौन सा बल बनता है? चुंबकीय। दोनों को मिला के हम बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। क्यों दोनों को मिला के? क्यों? क्योंकि दोनों का कारण तो एक ही है ना, क्या? आवेश। अब आवेश रुका है तो विद्युत बल, और आवेश चल रहा है तो चुंबकीय बल। रुका हुआ आवेश क्या बनाएगा? वैद्युत बल। और चलता हुआ आवेश क्या बनाएगा? चुंबकीय बल। लेकिन है दोनों में आवेश, इसलिए इसको एक साथ रखा है विद्युत चुंबकीय बल। और ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, इसको लिख लेते हैं माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। और एक चीज और इसमें हमें याद आई है कि इसकी जो परास होती है वो दीर्घ परास है। कैसा है? दीर्घ परास। कितनी दीर्घ? अनंत। परास का क्या मतलब है? रेंज। कितनी दूरी तक ये काम करेगा? हमने बोला बहुत ज्यादा दूरी। कितनी दूरी तक? अनंत। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो उसका गुरुत्वाकर्षण कहां तक लग रहा है? अनंत। ये भी सारा हमें कौन है? और ये भी इसकी परास कैसे होती है? दीर्घ परास। ये भी कहां तक काम करता है? अनंत। ये जान के आश्चर्य होगा अगर यहाँ पे एक कूलम का आवेश रखा है तो उसका विद्युत बल कहां तक लगेगा? अनंत तक, हर जगह लगेगा। ठीक है, ये हमने इसके बारे में कुछ चीजें नोट कर ली। और क्या कर सकते हैं? माध्यम पर निर्भर करता है, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों का होता है। तो इस तरह से विद्युत चुंबकीय बल का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है। जो बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होते और जो नाभिक के अंदर वाले बल भी नहीं होते, वो सब कौन से बल होते हैं? सब विद्युत चुंबकीय बल होते हैं। अब बात करते हैं प्रबल नाभिक। ये बल सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये बल कैसा है? सबसे ताकतवर। चारों बलों में से सबसे ताकतवर बल कौन सा है? प्रबल नाभिक बल। कहाँ लगता है? नाभिक के अंदर। इसकी परास कैसे होगी? छोटी या बड़ी? छोटी। क्यों? नाभिक के अंदर ही काम करता है, नाभिक के बाहर काम नहीं करता। और नाभिक कैसा होता है? बहुत छोटा। तो प्रबल नाभिक के बल में हम बात करेंगे, इसकी जो रेंज है, चलो रेंज पहला लिखेंगे। ये बल किसके कारण से बनता है? तो ये बल नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन कहाँ काम करता है? नाभिक के अंदर। इसका कुछ सूत्र हम लोग नहीं बना रहे हैं। नाभिक के अंदर काम करता है और यह है केवल आकर्षण का बल। कैसा बल है? आकर्षण। इस बल के कारण नाभिक स्टेबल रहता है। नाभिक स्टेबल। इस बल के कारण नाभिक संगठित रहता है। संगठित। देखिए इसको समझ लेते हैं पहले क्या है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? नाभिक। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं और बीच में कौन है? नाभिक। नाभिक में कौन सा आवेश होता है? धनावेश। नाभिक के अंदर जो कण होते हैं, नाभिक के अंदर जो कण होते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो नाभिक के अंदर कौन से कण होते हैं? मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का कोई हिंदी नहीं है, इंग्लिश में ही है, तो न्यूक्लियस बोलते हैं। अब हम जानते हैं नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है उनमें धनावेश होता है और जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है।
आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, क्या ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे? यस, कर रहे होंगे। तो प्रतिकर्षित करके क्या चाहते हैं कि हम नाभिक को तोड़ दें। नाभिक तो बहुत छोटी जगह है और इतनी छोटी जगह पर 10 प्रोटॉन को भरा हुआ है, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पे कैसा बल लगाता है? प्रतिकर्षण। और क्या चाहते हैं? नाभिक को तोड़ना चाहते हैं। ये वैसे ही है जैसे एक ही खूंटे पे 10 गाय बांधते हैं तो 10 गाय एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर दूर जाना चाहती है और थोड़ी देर में उसको तोड़ देंगे जिस पे बांधा हुआ। अब हम क्या करते हैं? अब इसके अंदर, अब क्योंकि नाभिक तो टूटता नहीं, क्यों? अगर नाभिक टूट जाएगा तो क्या अणु या परमाणु ये एग्जिस्ट करेंगे वहां पे? इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा और इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा तो हर चीज तो अणु और परमाणु से बनी होगी। इसका मतलब दुनिया में कोई चीज होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब नाभिक है तो अणु परमाणु है। अगर नाभिक है तो जरूर ये प्रोटॉन जो बल लगा रहे हैं इनके बल को बैलेंस करने के लिए जरूर एक दूसरा बल लगा हुआ जो कि ये प्रतिकर्षण बल के विपरीत दिशा में है, मतलब आकर्षण का बल। तो हम ये कहते हैं कि नाभिक के अंदर जितने भी कण हैं वो सब एक दूसरे पे आकर्षण का बल लगाते हैं। नाभिक के अंदर कौन कौन से कण हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, इन सब में आपस में कौन सा बल लगता है? इन सब में आपस में एक आकर्षण का बल लगता है नाभिक के अंदर। इसकी परास बहुत छोटी होती है, लघु परास सिर्फ नाभिक के अंदर लगता है। नाभिक के बाहर अगर तो कोई प्रोटॉन रखे तो उन पर कभी भी नाभिकीय बल नहीं लगेगा। समझ में आ रही है? अगर नाभिक के बाहर की बात करें और 2 प्रोटॉन 2 धनावेश हैं तो उन पर कभी भी आकर्षण का बल नहीं लगेगा, सिर्फ किसका लगेगा? प्रतिकर्षण। तो ये आकर्षण का बल 2 प्रोटॉन के बीच में कहां लगता है? सिर्फ नाभिक के अंदर। तो आकर्षण का बल जो कि हम अगर गाय की बात करें तो जो रस्सी है वो रस्सी उसको बांध के रखती है और नाभिक को टूटने से बचाती है। तो ये जो बल है ये क्या करते हैं? नाभिक को संगठित, इस बल के कारण नाभिक संगठित रहता है, टूटता नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो बल है कौन सा? प्रबल नाभिकीय बल। यह है बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। ये आवेश पर निर्भर करता ही नहीं। इसका मतलब क्या है? बल इसके बीच में 2 प्रोटॉन के बीच में बराबर होगा बल 2 न्यूट्रॉन के बीच में, और बल 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। तो 2 नाभिक के अंदर जितने भी कण हैं वो सब एक दूसरे पे कैसा बल लगाते हैं? समान, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक। नाभिक के बल को आवेश से कोई लेना देना नहीं। नाभिक के बल 2 प्रोटॉन के बीच में 2 न्यूट्रॉन के बीच में या 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन के बीच में बराबर लगेगा। जैसे ये बल भी आकर्षण का होता है। इसकी परास जो होती है वो लघु परास, बहुत छोटी दूरी के लिए काम करता है। लघु परास की नाभिक के अंदर काम करता है। तो नाभिक का आकार होता है लगभग 10⁻⁻15 मीटर। ये क्या है? नाभिक का इतनी दूरी तक ये काम करेगा। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। तो ये प्रबल नाभिक के पास सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा है? प्रबल नाभिक। उसके बाद आता है दुर्बल नाभिक के बल। तो दुर्बल नाभिक के बल कहां उत्पन्न होता है? बीटा क्षय में। बीटा क्षय क्या होता है? जब नाभिक टूटता है, जब नाभिक विखंडित होता है, अपने आप नहीं होगा, आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है? जब नाभिक का विखंडन होगा तो बीटा क्षय क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है? तो जब नाभिकीय विखंडन होता है तो 2 तरह के कण यहां से निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं?
बीटा 6 में इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रिनो उत्सर्जित होते हैं, और ये न्यूट्रिनो के बीच ही कौन सा बल लगता है? दुर्बल नाभिक। सबसे कम देखने को ये वाला बल लगता है, दुर्बल नाभिक के बल। तो ये कब लगता है? नाभिकीय सतह पर जब नाभिक एक जगह रहता है तो नाभिक के जो अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के बीच में जो बल लगेगा वो प्रबल नाभिकीय बल। और जब नाभिक टूटता है तो बीटा 6 होता है। बीटा 6 क्या होता है इसको थोड़ा डिटेल में आप पढ़ेंगे आगे फिजिक्स में। लेकिन इनमें बीटा विखंडन से होता है। बीटा 6 का मतलब बीटा एक कण है जो नाभिक के टूटने से निकलता है। बीटा प्लस और बीटा माइनस दो होते हैं। बीटा प्लस को हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो और बीटा माइनस को बोलते हैं न्यूट्रिनो। चलो इतना डिटेल में अभी हमें जाना नहीं है, पर हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में लगता है। और ये जो दुर्बल नाभिकीय बल है ये सबसे कमजोर बल है। इसका परास भी बहुत कम होता है। इसका परास भी कैसा होता है? लघु परास। और इसका परास और भी छोटा होता है, या इसको बोल सकते हैं लगभग 10 की घात -14। ठीक है, इतना परास। अब इनके आपस में कंपैरिजन की बात करते हैं। सबसे ज्यादा ताकतवर बल कौन सा है? हमने बोला सबसे ज्यादा ताकतवर बल ये है नंबर 1। सबसे फर्स्ट पोजीशन किसको मिली? हमने सबसे ताकतवर बल कौन सा है पूरी दुनिया में? प्रबल नाभिकीय बल। उसके बाद नंबर 2 वैद्युत चुंबकीय बल, और उसके बाद नंबर 3 सबसे कमजोर बल कौन सा है जो सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं? गुरुत्वाकर्षण। सबसे कमजोर बल और बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा। अगर हम इनको आपस में कंपेयर करें, मान लो अगर हमने इसको नंबर 1 दे दिया, अगर हम इसको बोले नंबर 1, अगर इसका हम मान ले 1, तो ये होता है 1/100, मतलब 10 की घात -2। कितना होता है? 10 की घात -2 बल का मान है। ठीक है, और ये कितना होता है? उसको चलते हैं 10 की घात -13, 10 की घात -13। और ये कितना होता है? 10 की घात -39, ऊपर भी होगा। कितना 38। तो अगर हम उसको 1 माने, सबसे बड़ा कितना है? 1, तो ये कितना है? 1/100, उसका 100। अगर ये बल लग रहा है 1000, तो ये कितना लगेगा? 10, उसका 1/100। 10 की घात -2 का मतलब क्या? 1/100। और ये वाला अगर इस कहीं पे ये वाला है तो उसका 1/10 की घात 13, 1/10 की घात 13। और ये वाला तो ये इसकी कुछ नहीं, 10 की घात -39 सबसे कमजोर बल। अगर हम इसको 1 मान लेते, इसको क्या मान लेते? 1, तो वो होता 100। वो क्या होता फिर? 100। और वो क्या होता? 10 की घात 39। इससे 10 की घात 39 ज्यादा है, और वो 10 की घात कितना होता? 26, 13 और 39। तो किसी को भी हमने तुलना की, अगर हम इसको 1 माने तो उसकी तुलना में इतना कम है, इस तरह से। तो ये इस तरह से हमने बात बनानी है। इसको आपेक्षिक प्रबलता हमने नाम दिया है। क्या नाम दिया है इसको? आपेक्षिक प्रबलता। एक दूसरे से कितनी प्रबलता ज्यादा है, उसको हमने क्या नाम दिया है? आपेक्षिक प्रबलता। ये आपेक्षिक प्रबलता।
तो ये हमने प्रकृति के 4 बल पढ़ लिए। आपेक्षिक प्रबलता मतलब एक दूसरे के सापेक्ष कितने प्रबल हैं, ठीक है। तो सबसे प्रबल नाभिक है और सबसे ज्यादा देखने को कौन सा मिलता है, जो गुरुत्वाकर्षण को छोड़ दो और नाभिकीय बल को छोड़ दो, तो सबसे ज्यादा वैरायटी इसकी है, सबसे ज्यादा वैरायटी है चुंबकीय बल। अब हमने बोला भैया ये चौक है, ये चौक कुछ कणों से मिलकर बनी हुई है, चुने के कणों से। अब हमने इस चौक को ऐसा चला दिया तो क्या हुआ, इस चौक के कुछ कण बोर्ड के साथ चिपक गए, तो बिना बल के तो कुछ होता ही, तो जरूर कोई बल लगा होगा चौक के कणों पे, तो वो यहां से टूट गए और बोर्ड के साथ चिपक गए। तो ये कौन सा बल है, तो हम यहाँ गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण से चीजों को नीचे गिरना चाहिए। हम नाभिक के अंदर की बात नहीं करते, तो ये कौन सा बल है, विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक की कैटेगरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, और इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि नाभिक के अंदर की बात होगी तो दोनों नाभिक के बलों के बारे में बात करेंगे। ये कौन सा है, जब नाभिक जुड़ के बड़ा बनता है संलयन। नाभिक के संलयन का मतलब क्या है, एक नाभिक दूसरे नाभिक से जुड़ेगा और बड़ा बनेगा। ये क्या है, एक बड़ा नाभिक रेडियो एक्टिव पदार्थ का, यूरेनियम का, जब खंडित होता है टूटता है, बड़ा ही क्यों टूटेगा, छोटा तो क्या टूटेगा। बड़े में क्या है, ज्यादा प्रोटॉन है, अंदर क्या भरा हुआ है, ज्यादा प्रोटॉन भरे हुए ना, हम ज्यादा बल लगाते हैं, हो सकता है ये बल बहुत ज्यादा हो जाए, नाभिक टूट भी सकता है। तो बड़े नाभिक ही टूटते हैं, और वो जो नाभिक टूटते हैं उन पदार्थों को बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।